आज हम जानेंगे वेरिकोसील के डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, स्पेशली सर्जिकल और इंटरवेंशनल। बहुत कंफ्यूजन है कि माइक्रो सर्जरी कराए या लैप्रोस्कोपी, ओपन सर्जरी कराए, रोबोटिक कराए या एम्बोलाइजेशन। आज समझते हैं कि ये सारे टेक्निक्स का क्या मतलब है। देखो दोस्तों, ये है एक ह्यूमन के, एक मेल के टेस्टिकल्स, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। और हम जानते हैं कि टेस्टिक्स का फ्लो, ब्लड फ्लो वेन्स द्वारा हार्ट में जाता है। ये है लेफ्ट इंटरनल स्पर्मेटिक वेन जो टेस्टिस से फ्लो को ले जाती है किडनी की वेन में, वहां से एक बड़ी नस में जो फाइनली हार्ट में लेके जाती है। वेरिकोसील का प्रॉब्लम तब होता है जब ये वेन्स के वाल्व डैमेज हो जाए और फ्लो हार्ट की तरफ जाने के बदले में उल्टा टेस्टिस की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से टेस्टिस की वेन सूज जाती है। पेशेंट को पेन हो सकता है, क्रॉनिक हेवीनेस हो सकता है। कई बार क्योंकि ये दूषित खून है जो हार्ट की तरफ और लंग की तरफ जा रहा था प्यूरिफिकेशन के लिए, वो दूषित खून जिसमें फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स है, वो टेस्टिस को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है, सेमेन एनालिसिस ऑल्टर हो सकता है और इनफर्टिलिटी या बाकी इश्यूज भी आ सकते हैं। ऑफ कोर्स ये लिंक इतना सरल नहीं है, बट यस, बहुत स्टडीज में बियॉन्ड डाउट प्रूवन है कि डेफिनेटली वेरिकोसील पेन और इनफर्टिलिटी ये दो मेजर प्रॉब्लम्स कर सकता है पोटेंशियली। इसके अलावा ऑफ कोर्स कभी कभी ना पेन होता है ना सेमेन एनालिसिस ऑल्टर्ड है, लेकिन लोग जब किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं जैसे पुलिस फोर्स या आर्मी, तब रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वेरिकोसील पाया जाता है। और क्योंकि ये आगे प्रोग्रेस हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है, परफॉर्मेंस इंपैक्ट कर सकता है, तो ये इंस्टीट्यूशंस नहीं अलाउ करते किसी को अगर वेरिकोसील है ज्वाइन करने के लिए। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में कंसिडर करते हैं। दो ट्रीटमेंट ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है एम्बोलाइजेशन, जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, एंड सेकेंड है सर्जरी। अब सर्जरी के बारे में डिस्कस करते हैं। हमें जो ये उल्टा खून नीचे आ रहा है इसे रोकना है टेस्टिस में आने से। एक सर्जन अगर ओपन सर्जरी करता है तो वो ग्रॉइन एरिया के पास ओपन कट लगा के ये वेन को बांध सकता है एक सूचर या लाइगेचर से, जिसे कहेंगे वीनस लाइगेशन। तो वो इंटरनल स्पर्मेटिक वेन को लाइगेट कर देगा, बांध देगा टाइट, ताकि ये वेन का ब्लड फ्लो बंद हो जाए और ब्लड नीचे ना आ पाए। इसको कहते हैं ओपन सर्जिकल वेन लाइगेशन। बट एक दूसरा सर्जन कहेगा कि अगर मैं बांधता हूं, हो सकता है वो वेन खुल जाए, क्यों ना मैं वेन का एक सेगमेंट निकाल ही दूं। सो लेट से मैं यहाँ पे कट लगाऊं, यहाँ पे कट लगाऊं और इतने वेन के सेगमेंट को निकाल दूं। इसको कहेंगे वेरिकोसिलेक्टोमी, यानी कि छोटा सा वेरिकोसील का वेन निकाल ही दिया ताकि 100% श्योर हो जाए कि ब्लड कभी भी उल्टा ना जा पाए इस सेगमेंट के बियॉन्ड। अब जैसा हमने देखा ये ओपन सर्जरी से किया जा सकता है, पर ये सेम प्रोसीजर लैप्रोस्कोपी से भी किया जा सकता है। यानी कि दूरबीन से एक या छोटे छोटे दो पोर्ट ले जाकर, एक से कैमरा ले जाकर ताकि नजर रख पाए वेन्स पे, और दूसरे से औजार ले जाकर, चाहे वो लाइगेचर बांधने वाले औजार हो या वेन कट करने वाली सिजल्स हो, ये काम किया जा सकता है जिससे एक ओपन सर्जिकल स्कार बच सकता है। अब ये सारे सर्जरीज अगेन लैप्रोस्कोप के अलावा ये रोबोटिक्स से भी किया जा सकता है, जिसमें क्योंकि हम रोबोट को यूज कर रहे हैं तो प्रिसिजन, एक्यूरेसी और बेटर हो जाती है। पर ये सारे प्रोसीजर में एक मेजर फ्लॉ है। वो फ्लॉ ये है कि कई बार अगर ये वेन को इस लेवल पे ट्रीट भी कर दिया तो ऑल्टरनेट चैनल्स है जो वेरिकोसील को रिकरेंस कर सकते हैं, यानी कि दोबारा खून को, दूषित खून को उल्टा नीचे ला सकते हैं, जिससे टेस्टिस पे डैमेज चलता रहे। बहुत बार वो डुप्लीकेटेड चैनल्स होते हैं जो इंटरनल स्पर्मेटिक वेन से आते हैं, इस वजह से ये रास्ता बंद है फिर भी वेरिकोसील रिकर हो गया। कई बार वो रेट्रोपेरिटोनियल वेन्स होती है जो आकर वेन, इंटरनल स्पर्मेटिक वेन में मिलती है, जो किडनी की कैप्सुलर वेन्स और ऐसे कई सारी पैरेलल लंबर वेन्स होती है जो ये रिकरेंस कॉज कर सकती है। एंड फाइनली बहुत नीचे लेवल पे, टेस्टिस के लेवल पे, कुछ गुबर्नाक्युलर और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन्स होती है जो ये कॉज कर सकती है इस टाइप का रिकरेंस। इस वजह से एक नई सर्जिकल टेक्निक इजाज हुई जिसका नाम था माइक्रो सर्जिकल लाइगेशन, जिसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो आगदे यूरोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं वो ये है
कि बहुत नीचे सब इंग्वाइनल लेवल पे, इस लेवल पे एक छोटा सा माइक्रो इंसिजन दे के एक मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप के द्वारा वो वेन्स को देखा जाए, कुछ प्रिकॉशंस लिए जाए ताकि प्रेफरेबली आर्टरी जो टेस्टिस को खून दे रही है, शुद्ध खून, या लिम्फेटिक चैनल्स जो टेस्टिस से फ्लूइड और फैट और प्रोटीन ले जा रहे हैं, ये गलती से ना बन जाए, और जितनी भी वेन्स है उनको बांध दिया जाए इस लेवल पे, ताकि रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाए। बट बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट ने देखा कि ठीक है, क्योंकि ये इतने लोअर लेवल पे कर रहे हैं तो ये सारी वेन से भी रिकरेंस का चांस बहुत कम हो जाता है, बट अभी भी गुबर्नाक्युलर या एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन्स है जिनसे रिकरेंस हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम सेम प्रोसीजर करेंगे माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन, लेकिन हम सिर्फ इंटरनल स्पर्मेटिक वेन को लाइगेट करके या बांध के नहीं रुकेंगे, हम एक्चुअली टेस्टिस पे कट देंगे, टेस्टिस को टेस्टिस से बाहर निकालेंगे सैक से, और जो भी वेन्स है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन, गुबर्नाक्युलर वेन्स, उनको बांधेंगे, यानी कि रिकरेंस के चांसेस ऑलमोस्ट नल हो जाएंगे। अब हो सकता है कोई पूछे कि सर टेस्टिस में आर्टरीज द्वारा खून आ रहा है, वेन्स द्वारा खून हार्ट की तरफ वापस जा रहा था, आपने इंटरनल स्पर्मेटिक वेन, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन, गुबर्नाक्युलर वेन ये सारी बांध दी, तो ये खून वापस कैसे जाएगा टेस्टिस से? तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब चैनल्स बंद करने के बाद भी टेस्टिस में और ऐसे पाथवेज है जिनसे खून वापस जा सकता है, जैसे कि डिफरेंशियल वेन्स एक मेजर एग्जांपल है। तो इसलिए बहुत रेयरली ऐसा होता है या प्रैक्टिकली नहीं होता है कि ये सब बांधने की वजह से टेस्टिस का खून बाहर ही नहीं जा पाया और टेस्टिस सूज गई या खराब हो गई, वो चिंता नहीं है। सो आज भी बहुत लोग माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन के ये जो सेकेंड वेरिएशन है, जिसमें टेस्टिस को बाहर एक्सटीरियराइज करके एक्सटर्नल स्पर्मेटिक और गुबर्नाक्युलर वेन्स को भी बांधा जा रहा है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ऐसा हर पेशेंट में नहीं होता है, बिटवीन 2% से 20% पेशेंट्स में होता है कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक या गुबर्नाक्युलर वेन्स के वाल्व भी खराब है। तो आपको हर पेशेंट में ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 4 में से 3 पाथवेज बांध दोगे तो रिकवरी डिलेड होगी, हमेशा थोड़ा प्रेशर या जोर बना रहेगा, हाइड्रोसील के चांसेस बन जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन हर हाथ में सेम इफेक्ट नहीं है, यानी कि हर सेंटर में 99% सक्सेस, वेरी लो कॉम्प्लिकेशन रेट ऐसा नहीं है। हमने कई पेशेंट देखे हैं जिनका गलती से आर्टरीज बांध दिया जाता है, लिम्फेटिक्स बांध दिया जाता है, उन्हें रिकरेंट हाइड्रोसील इन्फेक्शंस, इनफैक्ट गलती से आर्टरी बांध दी तो टेस्टिस पूरा डेड हो जाता है, ये भी रिस्क देखे गए। और हमारे पेशेंट्स ने टेस्टिफाई किया है कि ये ऑपरेशंस उन सर्जन्स ने किए थे जो क्लेम करते हैं कि वो साल में हजारों से ज्यादा ऑपरेशंस करते हैं, तो फुल प्रूफ नहीं है। यस, अच्छे हाथों में रिकरेंस रेट कम है और कॉम्प्लिकेशन रिस्क भी कम है, पर जीरो नहीं है। नाउ लेट्स कंसिडर एम्बोलाइजेशन। ऑफ कोर्स एम्बोलाइजेशन में जाने के पहले इवन मेटा एनालिसिस आज तक पूरी तरह प्रूव नहीं कर पाई है, यानी कि लेवल 1 एविडेंस कि गुबर्नाक्युलर वेन्स या एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन्स बांधने से फायदा होता ही है। तो इसलिए ये कस्टमाइज हो सकता है। बहुत पेशेंट्स आर्ग्यू करेंगे या यूरोलॉजिस्ट आर्ग्यू करेंगे कि एक कन्वेंशनल माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन करते हैं, और अगर किसी पेशेंट में रिकरेंस होता है सिर्फ उसमें हम ये टेस्टिस निकाल कर ये सारा काम करें। हर किसी में शायद ये करने की जरूरत नहीं है, इससे हम 90% से ज्यादा पेशेंट्स को बचा पाएंगे इस मेजर सर्जरी से। सो अब बात करते हैं एम्बोलाइजेशन की। एम्बोलाइजेशन टेक्निक बहुत ही आसान, मिनिमली इन्वेसिव ऑल्टरनेटिव है जो यूरोलॉजिस्ट नहीं, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। इसमें हम पेशेंट की थाई से एक छोटी सी तार ले जाते हैं किडनी की वेन में, एंड फिर टेस्टिस की वेन में उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां से यूरोलॉजिस्ट टाई करते हैं लाइगेचर, और अंदर ही अंदर या तो कॉइल्स या ग्लू या कुछ केमिकल सेट्रॉल, जो भी एम्बोलिक एजेंट किसी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का चॉइस हो। मेरा फेवरेट ग्लू है, मैं ऑलमोस्ट कॉइल्स नहीं यूज करता हूँ। यहाँ से ग्लू डालना शुरू करते हैं, क्योंकि ये लिक्विड ग्लू है, ये आजू बाजू की सारी वेन्स में सीप हो जाता है, और एक लेवल तक डाल देते हैं उसको इस हिसाब से कि जो भी पैरेलल डुप्लीकेशन चैनल्स है जो रिकरेंस कॉज कर पाए, और जो मेन चैनल है ये सारे के सारे ब्लॉक हो जाए कंप्लीटली, लॉन्ग सेगमेंटल ब्लॉक्स, एंड किडनी की वेन नॉर्मल रहे। ये जो औजार यूज किए जाते हैं इनका डायमीटर अगर आप सुनोगे आप शॉक हो जाओगे। जो एवरेज वायर का डायमीटर है वो है 0.014 इंच, और जो माइक्रो कैथेटर यूज होता है ये ग्लू इंजेक्ट करने के लिए उसका डायमीटर होता है 1.9 फ्रेंच, यानी कि 0.45 मिलीमीटर्स।
सो इतने पतले औजारों को एक्सरे गाइडेंस में देखते हुए नेविगेट किया जाता है और ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट किया जाता है। ये लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। पेशेंट 4 से 6 घंटे में अपने घर जा सकता है, यानी कि डे केयर बेस्ड प्रोसीजर बन सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत लो है, क्योंकि हम वेन्स के अंदर से जा रहे हैं। ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि हम चाहकर भी लिम्फेटिक्स या आर्टरी को बंद कर पाए, क्योंकि हम जो भी मटेरियल डाल रहे हैं वो वेन के अंदर। अब इसको सबसे हेवी क्रिटिसिज्म इसलिए मिला हुआ है क्योंकि ऐसा कुछ स्टडीज में आया है कि इसका रिकरेंस रेट बहुत वेरिएबल है। एक स्टडी है जो कहती है सिर्फ 2% पेशेंट्स को रिकरेंस हुआ, कुछ स्टडीज है जो कहती है कि 28 से 40% पेशेंट्स को भी रिकरेंस हो सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टेक्निक स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्किल सेट स्टैंडर्डाइज नहीं है, एम्बोलिक एजेंट स्टैंडर्डाइज नहीं है। अगर कोई सिर्फ कॉइल यूज कर रहा है तो कच्चे रास्ते आके नए चैनल बना देंगे, फिर से खून उल्टा आएगा। पर अगर कोई सैंडविच टेक्निक यूज कर रहा है, साथ में केमिकल यूज कर रहा है या ग्लू यूज कर रहा है, ये रिकरेंस के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। सो मेरे ओपिनियन में एम्बोलाइजेशन, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टैंडर्ड टेक्निक माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन को पूरी तरह रिप्लेस कर सकता है, पर मेरे हिसाब से अगर 100 लोग हैं, सबको पहले एम्बोलाइजेशन ऑफर किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर 90% लोग, मैं कहूंगा 80% लोग भी एम्बोलाइजेशन से बेनिफिट करते हैं, लेट से 20% रिकरेंस रेट है, बहुत हाई रिकरेंस रेट ले लेते हैं, जो कि नहीं है बट ले लेते हैं, तो 80 लोगों में 100 में से एक छोटे से थाई के होल से, जो कि एक वैक्सीन जैसा है, प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली स्कारलेस होगा, डे केयर रिकवरी सब आपको बता ही दिया। 20 लोगों में अगर रिकरेंस होता भी है, वो माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन करा सकते हैं। वो अपना टाइम वेस्ट लैप्रोस्कोपी, ओपन सर्जरी या कन्वेंशनल माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन से नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ यहाँ पे नस बांध के फायदा नहीं है, टेस्टिस को निकालकर इस लेवल पे बांधनी चाहिए। तो अगेन, ये कोई मेडिकल गाइडलाइन नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, तो मेरा ओपिनियन लेवल 7 एविडेंस भी नहीं होगा। एट द सेम टाइम सिंपल लॉजिक, रीजनिंग एंड करंट जो हमारी समझ है एम्बोलाइजेशन की अलग अलग स्टडीज द्वारा देखें, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सेफ, साइंटिफिकली एक्सेप्टेड अप्रोच होगा। हाँ, अगर किसी को मनी की बहुत दिक्कत है या इंश्योरेंस नहीं है, वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि पहले हम एम्बोलाइजेशन कराए, फिर अगर रिकरेंस हो तब हम माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन कराए, वो एक इशू हो सकता है। बट जैसा मैंने बताया, माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन के बाद भी हमने रिकरेंसेस देखे हैं। जो 1% रिकरेंस रेट बताया गया है वो यूनिफॉर्म नहीं है। माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन में क्योंकि आप छोटा सा कट देके माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, कई बार जो पीछे से आते हुए पैरेलल चैनल्स है वो मिस हो जाते हैं और रिकरेंस कॉज करते हैं, जो हमारे एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अंदर से डाई डाल के विनोग्राफी कर रहे हैं। हम वो हर एक चैनल देख पाएंगे जो रिकरेंस का कारण बन सकता है, और जो हमारा लिक्विड ग्लू है वो हर एक चैनल में जाके हर एक को बंद करेगा। तो जो ये आर्टिफिशियल स्टैटिस्टिक्स है कि एम्बोलाइजेशन में 20% रिकरेंस है, माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन में सिर्फ 1% रिकरेंस है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। मैं फिर से यही रिपीट करूंगा, हमने एम्बोलाइजेशन में सिर्फ 2% का रिकरेंस के आर्टिकल भी देखे हैं, और माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन नॉन पब्लिश्ड आर्टिकल्स या पब्लिश्ड आर्टिकल्स भी 10% तक का रिकरेंस भी देखा है। सो इसलिए दोनों के प्रोज एंड कॉन समझिए, दोनों अच्छी टेक्निक्स है, दोनों के फायदे, कॉम्प्लिकेशन रिस्क, नुकसान, रिकरेंस रिस्क समझिए और फिर अपना फैसला खुद लीजिए। लास्टली ये टॉपिक को छोड़ के जाना चाहूंगा कि यस, एम्बोलाइजेशन एक महंगा प्रोसीजर है, अच्छे सेंटर्स पे 1.5 लाख के ऊपर ही जाता है कॉस्ट ऑन एन एवरेज। सब्सिडाइज तरीके हैं कॉस्ट कम करने के, बट इसमें औजार का खर्चा बहुत है। ये जो स्पेशल कैथेटर्स, वायर्स, जो एम्बोलिक एजेंट्स की बात की, सिर्फ कभी कभी हार्डवेयर का खर्चा 80,000 से 1 लाख चले जाता है। तो इसलिए प्लीज, अगर इंश्योरेंस नहीं ली है तो लेके रहिए। टेस्टिकुलर प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है, 20% यंग मेल्स को वेरिकोसिल हो रखा है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में 40% और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में 80% तक में वेरिकोसिल पाया जाता है। बाद में रोने से अच्छा कि क्यों मैंने टाइम पे इंश्योरेंस नहीं लिया, प्लीज आज लीजिए। हर इंश्योरेंस में 2 साल का वेटिंग टाइम होता है, उसके बाद ही आप इलाज के लिए वो बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस मैसेज के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। होप आपको ये फाइनली बहुत अच्छे से समझ आया, एंड फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूरी कोशिश करेंगे आंसर करने की। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।